Well, hello everyone. Very good morning. Again, in this video, we are going to cover at least 100 MCQs. जितने भी important MCQs हैं इंग्लिश रेनेसा के अंदर, that we are going to cover today. और कोशिश हमेशा रहता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर MCQs हैं उन सबको इंक्लूड करने का, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे रेनेसा के अंदर से वहाँ से मैंने MCQs को रेडी किया है. अब before I come to the lecture, I want you to subscribe to my channel so that I can bring more such content for you, है ना. मोटिवेशन से ही कंटेंट आएगा. और along with that you can also join my telegram channel, है ना, जहाँ पे मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, है ना. कभी PDF शेयर करूँगा एंड इस जितने भी लेक्चर्स आने वाले होंगे उसके अपडेट शेयर करूंगा, है ना, सो दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर आप यूजीसी नेट की कर रहे हो या फिर JKPSC की कर रहे हो या फिर जो आने वाला समय में बेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या फिर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपके ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे. और मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर और इम्पॉर्टेंट MCQs ही कराता हूँ. तो चलिए देखो, दूसरा चीज़ ये भी है ना, दो चीज़ें हैं MCQs करने के फ़ायदे. एक फ़ायदे तो ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे, आपकी जितनी ज़्यादा MCQs के ऊपर पकड़ होगा उतनी ज़्यादा और उतनी एक्यूरेसी के साथ आप आंसर दे पाओगे. दैट इज़ द वन थिंग. द अनदर थिंग MCQs करने का क्या होता है कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते रहते हैं, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. इंग्लिश रेनेसा. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द इंग्लिश रेनेसा इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन विच ईयर. अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है क्योंकि इंग्लिश रेनेसा कब से कब तक चला. इंग्लिश रेनेसा के अंदर फिर मल्टीपल फर्दर डिविजन्स हैं. तो पहला ऑप्शन कहता है कि 1300 से लेकर 1450. दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1450 से लेकर 1600. तीसरा ऑप्शन कहता है कि 1500 से लेकर 1660. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1660 टू 1798. व्हाट वुड बी द राइट आंसर? आंसर C is the right answer. C is the right answer. Next question. कहता है What was the central intellectual and cultural moment of Renaissance, emphasizing human potential and classical learning? ये human potential and classical learning obviously बात है Renaissance का सबसे major characteristics है ना. तो कहता है प्यूरिटिज्म की वजह से हुआ, ह्यूमनिज्म की वजह से हुआ, कैल्विनिज्म की वजह से हुआ या फिर रोमांटिसिज्म की वजह से हुआ. देखो आंसर बहुत आसान है, ह्यूमनिज्म की वजह से हुआ. बी इज द राइट आंसर, है ना. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमनिज्म था, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म था, वो सबसे मेजर फिलोसॉफिकल इवेंट था जिसने रेनेसा को बदल के रख दिया था, है ना. देखो रेनेसा के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आपको अभी भी रेनेसा में या रेनेसा को समझने में प्रॉब्लम्स हो रही हो. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच इंग्लिश किंग इनिशिएटेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द रोमन कैथलिक चर्च. ये रोमन कैथलिक चर्च से एक तरह से जो ब्रेक हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, वो सबसे पहले किस राजा ने इनिशिएट किया था? हेनरी 4, रिचर्ड 3, हेनरी 7 या फिर हेनरी द 8? क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर, हेनरी द 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एलिजाबेथन एज, अ पीरियड ऑफ कल्चरल फ्लरिशिंग, corresponds to the reign of which monarch? ऑप्शन ए हेनरी द 8, मैरी फर्स्ट, एलिजाबेथन 1 या फिर जेम्स द फर्स्ट. क्या होगा राइट आंसर? एलिजाबेथ 1, क्वीन एलिजाबेथ, है ना. आई थिंक सी बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 26 और 24. काफी यंग एज में उन्होंने गद्दी पे वो बैठी थी. और ऐसा स्पेकुलेशन की जा रही थी कि मे बी एलिजाबेथ इज नॉट सूटेबल क्योंकि वो काफी यंग थी और फर्स्ट फीमेल थी जो कि थ्रोन पे बैठने वाली थी, इसलिए बहुत लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे. बट रिगार्डलेस सबसे ज्यादा अगर फ्लरिश इंग्लैंड किया था तो वो एलिजाबेथन समय में किया था. क्वेश्चन नंबर 5 द रेनेसांस एम्फेसिस ऑन क्लासिकल लर्निंग लेड टू अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ विच ऑफ टू एंशिएंट सिविलाइजेशन? कौन सी दो एंशिएंट सिविलाइजेशन है ना, जो कह सकते हैं कि रेनेसा का जो एम्फेसिस है ना, इजिप्ट और पर्सिया का, इंडिया एंड चाइना का, ग्रीस एंड रोम का, है ना, एसीरिया एंड बेबीलोन का. देखो ये भी काफी इजी आंसर है. सी इज द राइट आंसर. ग्रीस एंड रोम से काफी, तभी तो ग्रेको रोमन लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रेको रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, है ना. तो राइट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन्स गटनबर्ग इन द मिड ऑफ द 15th century greatly impacted the Renaissance by making books more expensive, allowing for the more production and wider dissemination of the text. ऑप्शन सी कह रहा है causing a deadline in literacy.
ऑप्शन डी, लीडिंग टू द सेंसरशिप ऑफ ऑल बुक्स। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? देखो गटेनबर्ग जो थे ना, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आती है। फिर जर्मनी के बाद कैक्सटन आते हैं जो कि रेनेसा में लाते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि कैक्सटन ने पहले लाई या गटेनबर्ग ने पहले गटेनबर्ग लाते हैं जर्मनी में, उसके बाद कैक्सटन लाते हैं इंग्लैंड में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, अलाउइंग फॉर द सेम प्रोडक्शन एंड वाइडर डिसेमिनेशन ऑफ द टेक्स्ट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द टर्म रेनेसा लिटरेरी मीन्स। रेनेसा का मतलब बहुत आसान है, रीबर्थ ऑफ अ कल्चर, द न्यू एज, द ग्रेट अवेकनिंग, रीबर्थ या ग्लोरियस एरा। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द रिफॉर्मेशन लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक इन इंग्लिश। ये जो रिफॉर्मेशन है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया कौन से वर्क में? तो पहला है कैंटरबरी टेल्स, यूटोपिया, द बाइबल या फेरी क्वीन। सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, सारे मेजर वर्क है। तो राइट आंसर क्या होगा? द बाइबल, क्योंकि पूरा का पूरा रेनेसा जो है, अर्ली रेनेसा बहुत ही इंस्पायर्ड था बाइबल से, है ना। तभी आप रिफॉर्मेशन देखते हो, खासकर क्योंकि रिफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज का रिफॉर्मेशन है? पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन है, और ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन है। रिलीजन की वजह से पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन होता है। पहले तो कैथलिक्स थे, रोमन साम्राज्य था, रोमन की वजह से कैथलिक्स थे, और ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे वो लोग काफी करप्ट हो चुके थे। तो देयर वाज अ रिफॉर्म, और ये जो रिफॉर्मेशन आता है वो आता है चर्च के विदिन। तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट की शुरुआत होती है। तो बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ, तो लोगों ने बाइबल पढ़ा, लोगों ने बाइबल को समझा, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द इंग्लिश रेनेसां सॉ अ शिफ्ट इन लिटरेरी पैट्रोनेज ऑफ फ्रॉम द चर्च टू द कॉमन पीपल, द रॉयल कोर्ट एंड नोबल फैमिलीज, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? द रॉयल कोर्ट एंड द नोबल फैमिलीज। बी इज द राइट आंसर। देखो पेट्रोनेज उसको कहते हैं ना जो पोएट्स को पैसे देते हैं ना पोएट्स लिखने के लिए। देखो यूजुअली क्या था ना, स्पेशली अगर हम बात करें टिल 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी तक था जो पोएट्स थे उनका कमाई का जरिया सिर्फ एकमात्र क्या था? या तो रॉयल फैमिलीज थी, नोबल फैमिलीज थी, या फिर किंग्स या फिर क्वींस थे। उनके द्वारा, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए वो पोइट्री लिखते थे, एंड फॉर द पोइट्री फॉर द इंटरटेनमेंट दे वर गेटिंग पेड, और तब जाके उनका गुजारा होता था, गुजर बसर, उसी को पेट्रोनिस बोलते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर इन लंदन वाज। जो सबसे पहला परमानेंट पब्लिक थिएटर था लंदन में वो क्या था? ग्लोब थिएटर, स्वान थिएटर, द थिएटर या फिर रोज थिएटर। तो राइट आंसर है द थिएटर। सिर्फ द थिएटर जो था वो सबसे पहला परमानेंट था। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हु इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड। कौन इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिसने सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। विलियम शेक्सपियर ने, फिलिप सिडनी ने, थॉमस विट ने, या फिर एडमंड स्पेंसर ने। देखो स्पेंसरियन सोनेट फेमस है, शेक्सपियरियन सोनेट फेमस है ना। और थॉमस विट, वैसे राइट आंसर होगा सी। थॉमस विट ने, जो अर्ल ऑफ सरे थे, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बार सोनेट को ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर इंक्लूड किया था। सबसे पहली बार उन्होंने पब्लिकेशन किया था, सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया था इटालियन से इंस्पायर्ड होके, ब्रिटिश सोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 द एलिजाबेथन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है? एन ओटावा, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट के साथ आता है, या 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट के साथ आता है। 3 क्वार्टरन्स मतलब 3 + 3 + 3 विच मीन्स 9, है ना। कितना हो गया? हाँ 9 और +2। फिर कहते हैं अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 लाइन्स, सिंगल स्टैंजा 14 लाइन का, या फिर 2 सेस्टेट एंड अ कपलेट। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यहाँ पे 6 + 6 + 2 कितना हो गया? 14। लेकिन ये तो होगा नहीं, तो ऐसे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट, है ना। राइट आंसर मतलब 4 + 4 + 4 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज फेमस फॉर हिज सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इस पे मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं। एस्ट्रोफेल का मतलब ही देखो स्टार, और स्टेला का मतलब, सॉरी, स्टेला का मतलब स्टार, और एस्ट्रोफेल का मतलब है स्टार गेजर। तो वो अपनी बिलवेड के लिए उसको उन्होंने डिनोट किया कि मैं स्टार गेजर हूं और तुम मेरी स्टार हो। देख रहे हो ना कितने रोमांटिक्स थे।
तो राइट आंसर विलियम शेक्सपियर होगा, एडमंड स्पेंसर होगा, सर फिलिप सिडनी होगा या फिर जॉन डन होगा। क्या होगा राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर, सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ए बी बी ए सी डी, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी जी, या फिर ए बी सी डी ई जी जी, या फिर ए बी सी। तो ऐसे राइट आंसर होगा बी। आप इसको रट लेना, शेक्सपियरियन जो सोनेट का राइम स्कीम है उसको रट लेना, स्पेंजेरियन सोनेट के राइम स्कीम को रट लेना, मिल्टॉनिक सोनेट के राइम स्कीम को रटना, क्योंकि सब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैंने सोनेट्स पे बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो कर्टल सोनेट हो, चाहे वो मिल्टॉनिक सोनेट हो, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो, है ना, इन सब पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए। 10 से 12 मिनट या 15 मिनट की वीडियोस है। यू जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सोनेट्स के ऊपर। कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सोनेट से रिलेटेड, यू विल नेवर मिस आउट, है ना। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सेंट्रल थीम ऑफ मोस्ट सोनेट सीक्वेंस फ्रॉम दिस पीरियड इज। पॉलिटिकल सटायर थे, रिलीजियस डिवोशन था, अनरिक्वेटेड लव फॉर ब्यूटीफुल एंड अनअटेनेबल वुमेन के लिए, या फिर द ग्लोरी ऑफ द इंग्लिश मोनार्की। मतलब मेन फोकस क्या था उनका लिखने का। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर होगा द अनरिक्वेटेड लव फॉर अ ब्यूटीफुल बट अनअटेनेबल वुमेन। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एडमंड स्पेंसर्स एपिक पोएम द फेरी क्वीन इज एन एलेगरी फॉर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के लिए, द डिफीट ऑफ अ स्पेनिश आर्मेडा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द ट्यूडर डायनेस्टी के लिए, या फिर द राइज ऑफ द मर्चेंट क्लास। देखो स्पेनिश आर्मेडा, डू नॉट गेट कंफ्यूज, स्पेन जब आक्रमण किया था तो उसने 130 या 150 शिप्स लेके आए थे ताकि दोबारा से गद्दी पे कैथलिक प्रिंस आ जाए, है ना, प्रिंसेस आ जाए। अपनी एक्चुअली नीज के लिए वो कर रहे थे। बस मैं सारे की सारी मैंने सब पे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओ देखो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी थ्योरी के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म के ऊपर, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे, हर चीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जस्ट गो थ्रू देम अगर कहीं भी आपको इशूज होंगे तो। राइट आंसर क्या होगा 16 का? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द टूडू डायनेस्टी के ऊपर। सी इज द राइट आंसर। ये जो फेरी क्वीन है ना वो एलिजाबेथ ही है ना, एलिजाबेथ को डिनोट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ द 9 लाइन स्टैंजा व्हिच इज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एबीए बीबीसी बीसीसी डिड एडमंड स्पेंसर इन्वेंट। हेरोइक कपलेट इसको बोलेंगे, ओटावा रेमा बोलेंगे, स्पेंजेरियन स्टैंजा बोलेंगे, या फिर राइम रॉयल बोलेंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? स्पेंजेरियन स्टैंजा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं द डार्क लेडी एंड द फेयर यूथ आर फेमस सब्जेक्ट्स ऑफ विच सोनेट। किन के सोनेट्स का फेमस सब्जेक्ट है? जॉन डन का, फिलिप सिडनी का, एडमंड स्पेंसर का, विलियम शेक्सपियर का। इजी है, शेक्सपियर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जॉन डन इज कंसिडर्ड अ लीडिंग फिगर ऑफ विच ग्रुप ऑफ पोइट्स। ये जो जॉन डन थे कौन से ग्रुप के सबसे फेमस फिगर थे? वैसे उनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहा जाता है, तो विच मैंने आंसर पहले ही बता दिया। तो सी इज द राइट आंसर, मेटाफिजिकल पोइट्स के। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अ कंसीट इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। कंसीट जो होता है इट इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का डिफाइनिंग फीचर्स है कंसीट। उसका मतलब क्या है? अ सिंपल कंपैरिजन, अ विटी एंड एलिबरेट मेटाफर दैट कंपेयर्स टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स, अ प्ले ऑफ वर्ड्स, या फिर अ रिटोरिकल क्वेश्चन। कंसीट का मतलब है विटी एंड एलिबरेट मेटाफर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द पोम द फेरी क्वीन वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड ओरिजिनली प्लान टू हैव हाउ मेनी बुक्स। कितने बुक्स में फेरी क्वीन को लिखा जाना था? 6 में, 9 में, 12 में, 24 में। तो सी इज द राइट आंसर। यूजुअली चाहे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देख लो आप, है ना, चाहे फेरी क्वीन देख लो, ये सबके सब ग्रीक से इंस्पायर्ड थे, है ना, ग्रेको रोमन से इंस्पायर्ड थे, लिटरेचर से इंस्पायर्ड थे। तो ऑब्वियसली मोस्टली मेजोरिटी बुक्स 12 में ही खत्म करना चाहते थे वो लोग, बट ऑब्वियस बात है 6 ही खत्म कर पाए उन्होंने, है ना, अगर आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 22 द फेमस लाइन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स इज फ्रॉम अ सोनेट बाय। शेक्सपियर का फेमस सोनेट है ये, तो ऑब्वियस बात है बी इज द राइट आंसर, है ना। 22 का क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 द पोएट हु रोट द सोनेट सीक्वेंस एमोरिटी। एमोरिटी किनका सोनेट सीक्वेंस है? फिलिप सिडनी का है, एडमंड स्पेंसर का है, विलियम शेक्सपियर का है, या फिर जॉन मिल्टन का है? तो राइट आंसर इज बी, एडमंड स्पेंसर का है एमोरिटी।
Question number 24. A pastoral poem is one that typically idealizes city life, political life, simple rustic life of shepherds या फिर spiritual life. काफी इजी है. सी इज द राइट आंसर. सेफर्ड्स के बारे में, रस्टिक लाइफ के बारे में, विलेज लाइफ के बारे में, है ना, मंडेन लाइफ के बारे में, ये सारे पेस्टरल रोमांस में आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड इज द मोस्ट फेमस पोम बाय सर वॉल्टर रैले, दैट इज रिस्पॉन्स टू विच पोम. तो इस कोई मिस्ट्रेस के रिस्पॉन्स में लिखा था, सोनेट 18 के रिस्पॉन्स में लिखा था, द फेरी क्वीन के रिस्पॉन्स में लिखा था, या फिर द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय क्रिस्टोफर मार्लो के रिस्पॉन्स में लिखा था. क्या होगा राइट आंसर? पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय क्रिस्टोफर मार्लो के रिस्पॉन्स में. डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नॉट कंसिडर्ड अ मेटाफिजिकल पोइट. इन सब में से कौन ऐसा राइटर है जो मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं है? जॉर्ज हर्बर्ट, बेन जॉनसन, एंड्री मार्वल, जॉन डन. मार्वल तो है ही, डन भी हैं, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं, बेन जॉनसन नहीं है. तो बी इज द राइट आंसर. देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन है कौन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्स. अगेन आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री जो कि आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि डेथ बी नॉट प्राउड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फेमस होली सोनेट बाय जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, एंड्री मार्वल, जॉन मिल्टन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि पोइट्री के इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ना. इसमें जॉन डन एक्चुअली डेथ को बोले कि अपने आप को ज्यादा प्राउड फील मत करो, है ना, तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यू शुड डेफिनेटली रीड मेटाफिजिकल पोइट्री. देखो कुछ कुछ जो पोइट्री होती है ना, जैसे शेक्सपियर के सोनेट्स, यू विल लव रीडिंग शेक्सपियर सोनेट. जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना शेक्सपियर को, यू विल फॉल इन लव विद शेक्सपियर. शेक्सपियर के लिखने का जो अंदाज है, जिस तरह से वो लिखते हैं, जिस तरह से वो पोइट्री को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल कंसीट यूज करते हैं वो, है ना. यू विल फॉल इन लव विथ मेटाफिजिकल पोइट्री. उसी तरीके से जब आप टी एस एलियट को पढ़ोगे मॉडर्न एज में, या फिर आप रोमांटिक्स पोइट्री को पढ़ोगे, तो या फिर आप इवन ग्रेवयार्ड पोइट्री को पढ़ोगे, तो दीज आर वेरी वंडरफुल पोइट्री. पोइट्री को पढ़नी चाहिए. वैसे मैं एक पोइट्री सीरीज चला रहा हूँ, उसमें आई थिंक 8 to 9 पोइट्री को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो एक एक करके. बहुत इंपॉर्टेंट पोम्स को मैं मतलब जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं उसको डिटेल एनालिसिस करता हूँ अपने चैनल पे. इवन फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द टर्म पेट्रार्कन सोनेट रेफर्स टू अ सोनेट विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट. पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट है, एंड ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 लाइन का है, या फिर 2 सेस्टेट एंड अ कपलेट. क्या होगा राइट आंसर? एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. बी इज द राइट आंसर. 28 का बी. क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द पोएट फिलिप सिडनी वर्क, सिडनी का जो वर्क है द डिफेंस ऑफ पोइसी इज अ प्रोज वर्क दैट आर्ग्यूज फॉर द वैल्यू ऑफ पोइट्री बाय स्टेटिंग इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज द ओनली फॉर द कोर्ट, या फिर कैन टीच वर्च्यू, इंस्पायर गुड एक्शन, या फिर इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. ये जो फिलिप सिडनी का वर्क है द डिफेंस ऑफ पोइसी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये रेनेसां का सबसे मेजर लिटरेरी क्रिटिज्म का वर्क है ना. वो किस चीज के ऊपर आर्ग्यू करता है? तो राइट आंसर होगा कैन टीच वर्च्यू एंड इंस्पायर अ गुड एक्शन. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि व्हाट इज द लिरिक पोम. लिरिक पोम किसको कहते हैं? अ लॉन्ग नैरेटिव पोम को लिरिक पोम कहते हैं, या फिर अ शॉर्ट नॉन नैरेटिव पोम दैट एक्सप्रेसेस द पर्सनल फीलिंग और थॉट को कहते हैं, या फिर सैटारिकल पोम को कहते हैं, या फिर ड्रामेटिक पोम को कहते हैं. तो क्या होगा राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि विच प्ले राइट इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिसेसर्स एंड अ की मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विल्स. कौन सा ऐसा राइटर है जो शेक्सपियर के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विल्स. बेन जॉनसन थे? नहीं थे. क्रिस्टोफर मार्लो थे, थॉमस किड भी थे, और जॉन वेबस्टर. क्या होगा राइट आंसर 31 का? ऑब्वियसली क्रिस्टोफर मार्लो. समटाइम्स इट इज, दिस इज जस्ट एन स्पेकुलेशन, ऐसा कोई थ्योरी कंफर्म नहीं है. सम पीपल बिलीव दैट शेक्सपियर जो थे वो मार्लो ही थे. मार्लो के डेथ के बाद शेक्सपियर अपीयर होते हैं. अचानक से मार्लो बैरल में मरे मिलते हैं, है ना. इवन ही वॉज नॉट डेड, लेकिन ऐसा देखा गया था कि वो बैरल में पड़े हुए हैं. उनको किसी ने खंजर दे मारा था, तो उसके बाद वो बैरल में पड़े मिले थे, है ना. फिर वो वहां से गायब हो गए. उसके बाद उन्होंने, किसी ने कभी उनको नहीं देखा, तो लोगों ने कंसीडर किया कि ही इज डेड. और उसके बाद शेक्सपियर आते हैं और उन्होंने पोइट्री द रेप ऑफ लॉक, ये तो सॉरी पोप का है, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस,
या वीनस एंड एडोनिस इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया, तो शेक्सपियर आते हैं इनके बाद। इसलिए सम पीपल बिलीव, या कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना, उनको उनका मानना था कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर है। वैसे दीज आर स्पेकुलेशन, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दोज स्पेकुलेशन, बस समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश गॉर्बडू वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंग्लिश रेनेसां। इट वाज रिटन बाय, ये जो सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी विच वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसां, किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, या फिर थॉमस किड ने लिखा था? ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। गॉर्बडू, सैकविल एंड नॉर्टन ने लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कहता है क्रिस्टोफर मार्लोज प्ले आर फेमस फॉर देयर यूज ऑफ विच पोइटिक फॉर्म। ये जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, उनका वर्क जो फेमस है किस चीज, मतलब किस फॉर्म की पोइट्री लिखने के लिए? हेरोइक कपलेट में वो लिखते थे, स्पेंजेरियन स्ट्रेंजा में लिखते थे, ब्लैंक वर्स में लिखते थे, या फिर सोनेट्स सीक्वेंस फॉर्म में लिखते थे? तो क्या होगा राइट आंसर? ब्लैंक वर्स में। ही वाज वेरी फेमस फॉर राइटिंग इन ब्लैंक वर्स। सी इज द राइट आंसर। इवन जॉन मिल्टन अपने समय में बहुत फेमस थे ब्लैंक वर्स लिखने में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मार्लोस प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? मार्लो का जो कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर, उसने अपनी पूरी की पूरी सोल को सेल कर दिया था डेविल से। किस एक्सचेंज के लिए? इमॉर्टैलिटी के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, अ वुमेन्स लव के लिए, है ना, नॉलेज एंड पावर के लिए। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर नॉलेज एंड पावर के लिए। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे देखो इसमें ये जो हेलेन है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। वैसे मैं खैर किसी दूसरे वीडियो में जब मैं डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन इट। फिलहाल के लिए इतना याद रखना आपको, नॉलेज एंड पावर के लिए। उसको पावर बहुत ज्यादा चाहिए था, है ना, ही वांटेड टू रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं कि द फर्स्ट मेजर एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी वाज। सबसे पहला मेजर एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी थी? हैमलेट था, टाइटस एड्रोनिकस था, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड था, या फिर द डचेस ऑफ माल्फी? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ट्रेजेडी लिखी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। और ये ब्लडी कह सकते हैं कि ट्रेजेडी है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड स्पिल्स होते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बेन जॉनसन प्ले सच एज वॉलपोन आर नोन फॉर देयर यूज ऑफ विच ड्रामेटिक वर्सेस? या कौन सा ड्रामेटिक डिवाइस यूज किया गया था वॉलपोन के अंदर? रिवेंज, द सुपरनैचुरल, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, या फिर द कोरस? क्या होगा राइट आंसर? द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इनके वर्क्स को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से बोला जाता है। और ये जो जॉनसन का एज है, सॉरी बेन जॉनसन का जो एज है, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से भी जाने जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 37 द ग्लोब थिएटर मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर वाज बिल्ट इन विच ईयर? ये जो ग्लोब थिएटर है, आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज आई लिव नियर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे रेलवे का ट्रैक का वर्क चल रहा है, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। थोड़ा वॉल्यूम को आप थोड़ा बढ़ा लेना, है ना। कहते हैं कि द ग्लोब थिएटर मोस्टली फेमस एसोसिएटेड विद शेक्सपियर वाज बिल्ट इन विच ईयर? ग्लोब थिएटर कौन से ईयर में बिल्ड हुआ था? 1576 में, 1599 में, 1613 में, या फिर 1642 में? क्या होगा राइट आंसर? 1599 में हुआ था। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि शेक्सपियर रोट हिज प्ले फॉर अ कंपनी ऑफ एक्टर्स नोन एज। शेक्सपियर ने अपने जो प्ले को किस कंपनी के लिए लिखा था? द किंग्समैन के लिए, द एडमायरेबल मैन के लिए, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के लिए, लेटर उसको किंग्समैन कहलाने लगे, और फिर लॉर्ड एडमिरल्स मैन के लिए? क्या होगा राइट आंसर? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी कभी सोचो कि किंग्समैन है, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन है, तो क्या होगा राइट आंसर? सी होगा राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 कहते हैं द फेमस लाइन इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स इज फ्रॉम विच मार्लोस प्ले? बहुत फेमस है, बहुत फेमस। इज दिस द फेस मतलब ये हेलेन की बात कर रहा है कि हेलेन की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा 1000 शिप्स, है ना, का अटैक हो गया था ट्रॉय के ऊपर। कह सकते हैं एक तरह से पूरा का पूरा ट्रोजन वॉर हो गया था। तो ये कौन से फेमस वर्क के अंदर है? डॉक्टर फॉस्टर्स, जियो ऑफ माल्टा, अच्छा इसमें रिपीट कर दिया, है ना, टेम्बरलिन द ग्रेट। तो राइट आंसर ए एंड सी, दोनों ही राइट आंसर होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ शेक्सपियर्स tragedies features a famous soliloquy that begins with to be or not to be?
ये जो फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, कौन से फेमस सॉलिलिकी है? ऑब्वियस बात है, शेक्सपियर का है। किसमें बोलते हैं शेक्सपियर? टू बी और नॉट टू बी, ही इज सो कंफ्यूज्ड वेदर ही शुड मर्डर हिज ओन अंकल और नॉट। मैकबेथ का है, हैमलेट का है, ओथेलो का है, या किंग लियर का है? अगेन वेरी इजी, ये हैमलेट से लिया हुआ है, बी इज द राइट आंसर। और ये जो हैमलेट है ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले भी है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द यूनिवर्सिटी विथ वेयर अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट हु, कौन तो यूनिवर्सिटी विथ मतलब ऑक्सफोर्ड के थे या कैम्ब्रिज के थे? मतलब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में अटेंड करने वाले के थे, या फिर वेयर नोन फॉर देयर विट एंड ह्यूमर, वेयर एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड वेयर की इन डेवलपिंग एलिजाबेथन ड्रामा, या फिर वेयर ऑल एनिमीज ऑफ शेक्सपियर? क्या होगा राइट आंसर? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे थे एंड दे वेर द की डेवलपिंग एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। तो सी इज द राइट आंसर, 41 का सी होगा राइट आंसर। 42 जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी इज अ फेमस एग्जाम्पल। ये वेबस्टर का जो डचेस ऑफ माल्फी है एक फेमस एग्जाम्पल है कॉमेडी का, जिकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी का, हिस्ट्री प्ले का, या फिर पेस्टोरल प्ले का? क्या होगा राइट आंसर? बहुत आसान है, राइट आंसर होगा जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। जेकोबियन एज की जितनी भी ट्रेजेडीज है वो बहुत रिवेंज ट्रेजेडी है ना। और इसको आप पढ़ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज फीचर्स अ क्रॉस ड्रेसिंग हेरोइन नेम्ड वयोला? ये जो वयोला कैरेक्टर है वो कौन से शेक्सपियर की कॉमेडी के अंदर है जिसने मतलब फीमेल होके मेल का कैरेक्टर भी निभाती है ना? अ मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर, एज यू लाइक के, या फिर ट्वेल्थ नाइट के अंदर, या फिर द टेमिंग ऑफ द श्रीव के अंदर? 43 देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। क्या होगा राइट आंसर? ट्वेल्थ नाइट के अंदर, सी इज द राइट आंसर, है ना। दोनों भाई बहन शिपरेक होता है, दोनों भाई बहन खो जाते हैं, भाई को लगता है बहन का डेथ हो गया, बहन को लगता है भाई का डेथ हो गया, है ना। पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है शेक्सपियर के प्लेस। द टर्म सॉलिलिकी इन ड्रामा इज अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर, ये जो सॉलिलिकी है उसको डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, हैज अ कॉन्वर्सेशन विथ अनदर कैरेक्टर, या फिर सिंग्स अ सॉन्ग, गिव्स अ पब्लिक स्पीच, या फिर स्पीक्स देयर थॉट अलाउड टू द ऑडियंस? क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। सॉलिलिकी का मतलब ही देखो, शेक्सपियर बहुत फेमस थे सॉलिलिकी लिखने में। तो सॉलिलिकी का मतलब है जब आप अपने माइंड को, है ना, लिखते हो, मतलब अपने माइंड में जो चीजें चल रही है उसको यू एक्सप्रेस लाउडली, दैट इज व्हाट सॉलिलिकी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं द फेमस लाइन ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स इज फ्रॉम विच शेक्सपियर प्ले? शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये फेमस लाइन बोली गई है? वैसे जेक्स का लाइन है ये, जेक्स कैरेक्टर है उनका, वो बोलता है हैमलेट में, टेम्पेस्ट में, मैकबेथ में, या एज यू लाइक इट में? ऑफ कोर्स राइट आंसर डी, एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर होता है जेक्स, है ना, वो ये लाइन बोलता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरह से स्टेज की तरह है और हम लोग मेयरली प्लेयर्स हैं, अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ बेन जॉनसन्स प्ले दैट सैटराइज ग्रीट एंड फीचर्स अ मैग्निफिको who pretends to be his deathbed? Option A, every man in his humor. Option B, Volpone. Option C, The Alchemist. And option D, Bartholomew Fair. क्या होगा राइट आंसर? The Alchemist is the Volpone. B is the right answer. B का कैरेक्टर है, ठीक है। 46 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 47 द प्ले द डचेस ऑफ माल्फी इज अ प्रोडक्ट ऑफ जेकोबियन पीरियड विच करस्पॉन्ड्स टू द रेन ऑफ विच किंग? ये जो डचेस ऑफ माफी है ये जेकोबियन पीरियड का है और कौन से किंग के समय ये पब्लिश हुई थी, मतलब लिखी गई थी? जेकोब एलिजाबेथन एज में, जेम्स के एज में, चार्ल्स फर्स्ट के एज में, या फिर हेनरी द एट के एज में? तो राइट आंसर होगा किंग जेम्स के एज में, बी इज द राइट आंसर, 47 का बी। नेक्स्ट कहता है कि शेक्सपियर्स history plays such as Richard III, Henry V are primarily concerned with the love lives of the kings के ऊपर है, the nature of kingship, political power, English national identity के ऊपर, the lives of common people के ऊपर, या फिर the history of Rome के ऊपर? तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, the nature of kingship, political power, या फिर English national identity के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द मेन कैरेक्टर इज ड्रिवन टू मर्डर बाय अ प्रोफेसी फ्रॉम? शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसमें मर्डर जो होता है वो एक प्रोफेसी के थ्रू होता है। तो किस प्रोफेसी के थ्रू होता है? कि एंजल प्रोफेसाइज करती है, 3 विचेस रहती है, हिज फादर रहता है, या किंग रहता है? तो राइट आंसर होगा बी,
थ्री विचेस याद है, बहुत फेमस लाइन है वैसे, दिस इज माय फेवरेट, बट जो एंड में जो स्टोरी खत्म होती है वहां पे थोड़ा मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने में थोड़ा वो हो जाता हूँ, बट स्टिल जिस तरह से लिखी गई है मैकबेथ, तो मुझे लगता है कि सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियर के ट्रेजेडी का। तो इसमें तीन विच होती है, तो एक एक करके बातें करती है ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा मैकबेथ उनसे। तो वो कहती है कि हाउ शैल वी मीट थ्री अगेन इन थंडर लाइटनिंग एंड इन रेन, देयर टू मीट मैकबेथ। तो वो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में और प्रोफेसीज कर रहे हैं कि मैकबेथ जो है वो एक समय में अभी थेन ऑफ ग्लेम्स है, फिर थेन ऑफ कॉडोर बनेगा, फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्ले, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। मैं तो बोलूंगा लाइन बाय लाइन पढ़ो, बहुत खूबसूरत प्ले है। वैसे मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, है ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। द टर्म ट्रैजिक कॉमेडी रेफर्स टू अ प्ले, ये जो ट्रैजिक कॉमेडी टर्म है वो किस तरह के प्ले को कहते हैं? इज अ ट्रेजेडी दैट एंड्स विथ अ डेथ, इज अ कॉमेडी दैट एंड्स विथ अ मैरिज, या फिर ब्लेंड्स एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑफन विद अ सीरियस प्लॉट दैट हैज अ हैप्पी एंडिंग, या फिर डी इज अ प्ले अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। तो बहुत इजी है, सी इज द राइट आंसर, जिसके अंदर ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हैप्पी एंडिंग में खत्म होता है। जैसे टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट आप देखोगे लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है, दोनों की शादी हो जाती है मिरांडा की, है ना, फर्डिनेंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सर थॉमस मोर्स यूटोपिया डिस्क्राइब्स एन आइडियल सिटी ऑन एन इमेजिनरी आइलैंड। द टर्म यूटोपिया लिटरली मीन्स, ये जो यूटोपिया का टर्म है और ये बहुत ही फेमस वर्क है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट ने मल्टीपल टाइम्स पूछा है। द बेस्ट प्लेस, नो प्लेस, गुड प्लेस, या फिर परफेक्ट प्लेस, क्या होगा राइट आंसर 51 का? यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब क्या है? बी, नो प्लेस। ऐसे यूटोपिया का मतलब यूजुअली अगर देखा जाए तो आइडियल सोसाइटी होता है जो कि इमेजिनरी आइलैंड है, बट उसका लिटरली मीन्स है नो प्लेस, ऐसा कोई प्लेस होता ही नहीं है ना। एक और वर्क है जैसे यूटोपिया है उसी तरह से डिस्टोपिया है ना, डिस्टोपियन नॉवेल जैसे 1984 पढ़ोगे आप जॉर्ज ऑरवेल का, या फिर अ क्लॉकवर्क ऑरेंज पढ़ोगे, ये सारे के सारे यूटोपियन डिस्टोपियन नॉवेल्स हैं। फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, द इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश एसेज, या फिर द इंग्लिश प्ले। बहुत ईजी है, इंग्लिश एसे के फादर कंसिडर किए जाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 54 कहता है कि द किंग जेम्स अ मॉन्यूमेंटल लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क वाज पब्लिश इन विच ईयर। ये जो किंग जेम्स का बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन बाइबल, वो कब पब्लिश हुई थी? 1599 में, 1611 में, 1623 में, या फिर 1642 में? अगेन दिस इज अ वेरी मतलब मेजर वर्क है, तो 54 का क्या होगा राइट आंसर? 1611 में पब्लिश हुई थी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं द प्रोज वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज अ पिकरेस्ट नॉवेल रिटन बाय विच रेनेसां ऑथर। ये तो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल है, किसने लिखी है? थॉमस मूर ने, फ्रांसिस बेकन ने, फिलिप सिडनी ने, या फिर थॉमस नैश ने? राइट आंसर होगा थॉमस नैश ने, डी। इनका फेमस वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, एक मिनट, व्हाट इज द फेमस लैटिन मोटो द फ्रांसिस बेकन एडवोकेटेड फॉर मीनिंग नॉलेज इज पावर? वेनी वीडी विची, कार्पेडियम, सेंटिया पोटेंशिया इस्ट, या फिर ई प्लूब्रिस उनुम? क्या होगा राइट आंसर 56 का? सेंटिया पोटेंशिया इस्ट, ये होगा राइट आंसर। नॉलेज इज पावर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57 कहता है द एरियोपेजैटिका बहुत फेमस है, अ पावरफुल प्रोज आर्ग्यूमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस वाज रिटन बाय विच ऑथर? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी, जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी, या फिर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी? तो एरियोपेजैटिका जो है वो लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, डी इज द राइट आंसर। और ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं एरियोपेजैटिका। इफ यू हैव नॉट रेड द एरियोपेजैटिका, ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू रीड, शायद मुझे लगता है कि अवेलेबल है फ्री पीडीएफ्स भी, आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करोगे तो फुल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। बट आपको बस इतना याद रखना है कि एरियोपेजैटिका वाज अ टेक्स्ट जिसके अंदर मिल्टन डिस्कस करते हैं पोइट
पोइट्स या फिर राइटर्स की ऑटोनॉमी के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, है ना। तो घुमा घुमा के यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट फेमस प्रोज वर्क ऑफ द रेनेसां, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, वॉज प्राइमरली रिटन बाय। ये जो सबसे फेमस प्रोज वर्क है, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन वेबक्लिफ के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा, थॉमस कार्मर के द्वारा, या फिर जॉन नॉक्स के द्वारा? तो राइट आंसर इज थॉमस कार्मर। सी इज द राइट आंसर, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है रिचर्ड हुकर्स of the laws of ecclesiastical polity is a work of prose that defines the position of the dash। तो रोमन कैथोलिक चर्च का है, या फिर एंजेलिकन चर्च, प्यूरिटन चर्च, या फिर प्रेस्बिटेरियन चर्च? क्या होगा राइट आंसर 59 का? बी इज द राइट आंसर, एंजेलिकन चर्च। क्वेश्चन में 60 कहते हैं कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फेमस बुक द फ्रांसिस बेकन दैट आउटलाइंस हिज विजन ऑफ अ स्पेसिफिक यूटोपिया? है ना, फ्रांसिस बेकन का जो वर्क है दैट आउटलाइंस विजन ऑफ यूटोपिया, साइंटिफिक यूटोपिया। एसेज के अंदर, नोवाम ऑर्गुनम के अंदर, ऑर्गेनम के अंदर, न्यू एटलांटिस के अंदर। ये यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के ऊपर। टाइटल से पता चल रहा होगा, नोवाम ऑर्गुनम का मतलब है न्यू वर्ल्ड, उसी तरीके से न्यू एटलांटिस। क्या होगा राइट आंसर 60 का? द न्यू एटलांटिस, है ना, द न्यू वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 61 कहते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द पैशनेट पिलग्रिम, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, दो मे वेर नॉट हिज, मतलब लिखा नहीं गया होगा लेकिन एट्रीब्यूटेड किया गया है। तो उसका राइटर कौन है? सर फिलिप सिडनी है, मार्लो है, शेक्सपियर बाय नेम बट कंटेन्स अदर वर्क्स, या फिर जॉन डन? तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। क्वेश्चन में 62 कहते हैं द फेमस लाइन देयर इज अ टाइड in the affair of man which taken at the flood leads on to fortune is from which Shakespearean play? Macbeth, Hamlet, Tempest and Julius Caesar? क्या होगा राइट आंसर? जूलियस सीजर से। देखो शेक्सपियर के सारे लास्ट के जितने भी वर्क्स थे, ट्रेजेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जूलियस सीजर पढ़ना, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पढ़ना, हैमलेट, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, ये सारे वर्क्स पढ़ना। यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत। जैसे मैकबेथ से क्वेश्चंस आया है, बीपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछा, यूजीसी नेट ने भी क्वेश्चन पूछा, सरप्राइजिंगली सेम ईयर में नेट ने भी पूछा और बीपीएससी ने भी पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं शेक्सपियर पे। क्वेश्चन में 63 कहते हैं जॉन मिल्टन, लेटर फिगर ऑफ रेनेसां, रोट हिज एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट इन विच पोएटिक फॉर्म? मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका जो मेजर वर्क है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस वन एज वेल, है ना, 12 बुक्स में उन्होंने लिखा है। तो कौन सी पोइटिक फॉर्म में? सोनेट, हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंजेरियन स्टैंजा? ऑफ कोर्स फेमस फॉर ब्लैंक वर्स। सी इज द राइट आंसर, 63 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द टर्म कार्पेडियम ऑफन एसोसिएटेड विद रेनेसां पोइट्री मींस। कार्पेडियम सिंपल मतलब है सीज द डे, है ना। तो लव कॉन्कर्स ऑल, टू इरीज ह्यूमन, सीज द डे, या फिर ऑल फेयर इन लव एंड वॉर? तो राइट आंसर होगा सी, सीज द डे। सीज द डे की बात करता है। जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं या फिर कबिलियर पोइट्स हैं, वो सीज द डे की बात करते हैं। उनको लगता है कि वो मतलब अपनी पोइट्री के थ्रू बनाना चाहते हैं कि वी डोंट हैव इनफ टाइम, है ना। चाहे वो जॉन डन की पोइट्री पढ़ लो, हर्बर्ट की पोइट्री पढ़ लो, है ना, या किसी कबिलियर पोइट्री जैसे रिचर्ड लवलेस की पोइट्री पढ़ लो। सो दे ऑल शेयर द सेम एलिमेंट्स, कार्पेडियम, सीज द डे। वो कहते हैं अपनी प्रेमिका से हमेशा कि देखो हमारे पास समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, है ना। तो जितनी जल्दी हो सके वो सारी की सारी चीजें कर लो। 65 कहते द पोएट हु रोट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला वाज किल्ड इन अ बैटल इन विच कंट्री? फ्रांस में, नीदरलैंड्स में, स्पेन में, या फिर इटली में? तो राइट आंसर होगा फ्रांस में, सॉरी नीदरलैंड्स में। बी इज द राइट आंसर। 65 का राइट आंसर होगा बी, नीदरलैंड्स में मर गए थे। 65 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 कहता है कि विच इज द टाइटल ऑफ द फेमस पोम बाय क्रिस्टोफर मार्लो दैट बिगिंस विथ कम लिव विथ मी एंड बाय माई लव? ये जो फेमस लाइन है क्रिस्टोफर मार्लो का, कौन से वक्त में है? द निम्स रिप्ले टू द सेफर्ड्स, द पैशनेट सेफर्स टू हिज लव, टू द वर्जिन्स मेक मच ऑफ टाइम, या फिर टू हिज कोई मिस्ट्रेस? सब पता ही है आपको,
ये तो होगा नहीं, इनका वर्क है ही नहीं, है ना, ये भी इनका वर्क है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा 66 का, बी इज द राइट आंसर, द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द यूनिवर्सिटी विच इंक्लूडेड क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सबको याद कर लेना, जितने भी यूनिवर्सिटी विच के मेंबर हैं सबको प्लीज डू रिमेंबर, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं कौन है कौन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस। उसी तरीके से ब्लूम्सबेरी ग्रुप में कौन है कौन नहीं है, उसी तरीके से आप प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में कौन है कौन नहीं है, इस तरह के सारे जितने भी ब्रदरहुड्स थे, जितने भी ग्रुप्स थे लिटरेचर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। शेक्सपियर तो था ही नहीं, थॉमस नैश, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, तो राइट आंसर थॉमस नैश। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 कहता है द इंडक्शन टू अ प्ले is a short introductory scene as seen in which play that featuring framing device of Sly the Tinker. Option A, A Midsummer's Night Dream. Option B, Twelfth Night. Option C, The Taming of the Shrew. Option D, As You Like It. तो राइट आंसर इज द टेमिंग ऑफ द श्रू, सी, सी इज द राइट आंसर। एंड बहुत फनी प्ले है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। टेमिंग ऑफ द श्रू, यहाँ पे एक लड़की को टेम करने की कोशिश कर रहा है ना, बहुत बहुत फनी प्ले है। 69 का फ्रांसिस बेकन्स essay as a collection of short prose works on a variety of subjects and are famous for their dash humorous tone के लिए, political commentary के लिए, apostrophic एफोरिस्टिक एंड कंसाइज स्टाइल के लिए, या फिर लेंदी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। फ्रांसिस बेकन के वर्क ऐसे जो हैं वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस हैं, तो राइट आंसर होगा एफोरिस्टिक एंड कंसाइज स्टाइल के लिए, सी इज द राइट आंसर, है ना। जितने भी फिलोसफर थे ना वो एफोरिस्टिक होते थे। क्वेश्चन नंबर 70 द मेन कैरेक्टर ऑफ बेन जॉनसन्स प्ले वॉलपोन इज अ वेल्दी childish man who feigns illness in order to find a wife, find a cure, या फिर टू ट्रिक हिज वुड बी हायरस, जिससे उनकी शादी होने वाली थी, इनटू गिवन हिम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, या फिर टू फाइंड अ फ्रेंड। 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के लिए वो करता है, सी इज द राइट आंसर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉमेडी, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। 71 द जेकोबियन पीरियड ऑफ ड्रामा corresponds टू द रेन ऑफ विच किंग। जेकोबियन में कौन से राजा होते हैं, नाम से पता चला जेम्स, जेम्स द फर्स्ट वाज द किंग, है ना, वही किंग जेम्स वर्जन बाइबल इन्होंने ही लाया था। नाउ 72 व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्ले दैट ब्लेंड्स द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अभी हमने किया था ट्रेजिक कॉमेडी। क्वेश्चन में 73 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी। इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी नहीं है, वेदर इट्स हैमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर या फिर टेम्पेस्ट। हैमलेट तो है ही, इनके ओथेलो भी है, किंग लियर भी है जिसमें 3 डॉटर होती है इसकी, और टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी है, तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ इयागो द विलन हु मैनिपुलेट्स ओथेलो इज फ्रॉम विच प्ले। नाम से पता चले ओथेलो, तो ऑब्वियस बात है ओथेलो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ऐसे ओथेलो से मैंने बहुत कम क्वेश्चंस देखे हैं पूछते हुए, यूजुअली मैकबेथ या फिर हैमलेट से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। समटाइम्स किंग लियर, किंग लियर की स्टोरीज बहुत आसान है, बट हैमलेट सबसे ब्यूटीफुली लिखे रिटन वर्क है इनका, बट मेरे अनुसार मैकबेथ सबसे अच्छे वर्क है। डिपेंड्स, सारे वर्क्स आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 75 द प्ले द वाइट डेविल इज फेमस जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी बाय। ये जो वाइट डेविल है किनके द्वारा, जिसमें विक्टोरिया करोम्बोना मेजर कैरेक्टर है ना, पढ़ना आप इसको। थॉमस किड का है, विलियम शेक्सपियर का है, जॉन वेबस्टर का है, बेन जॉनसन का है। तो जॉनसन तो लिखते ही नहीं थे, थॉमस किड ने लिखा था लेकिन स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा था, शेक्सपियर ने तो लिखा ही नहीं है, तो ऑफकोर्स सी इज द राइट आंसर। जॉन वेबस्टर का द वाइट डेविल बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 76 द ग्लोब थिएटर वॉज अ पब्लिक थिएटर मीनिंग इट वॉज। ग्लोब थिएटर का जो मीनिंग है पब्लिक थिएटर, तो ऑब्वियसली उसकी मीनिंग क्या थी, फ्री टू अटेंड था वो, एंड ओपन एयर थिएटर था दैट कुड होल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास, ओनली फॉर द किंग्स था, या फिर ओनली फॉर द नोबिलिटी था। क्या होगा राइट आंसर, एन ओपन एयर थिएटर, खुला होता था, है ना, जहाँ पे जो सबसे फ्रंट सीट्स होते थे, वैसे देखोगे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चीजें बिक रही है उसमें, तो एक तरह से गरीबों के लिए भी था, मिडिल क्लास के लिए भी था, अपर मिडिल क्लास के लिए भी था, रिच लोगों के लिए भी था, है ना, तो बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 77 कहता है द मास्टर ऑफ द रिविल्स was an official response for paying the actors, writing the play, licensing plays and censoring them if they contain politically or morally sensitive materials, या फिर building the theater. क्या होगा राइट आंसर? C is the right answer. Question number 78. What is a mask? Mask किसको कहते हैं? A simple play for the public, an elaborate court entertainment that combines music, dance and poetry, a satirical play या फिर a tragic play. तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर. कोर्ट के लिए लिखी जाती थी, कोर्ट में प्रेजेंट होता था, जिसका एक ही मात्र मकसद था कि कोर्ट में प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उसको एंटरटेन करना. तो एंटरटेनमेंट म्यूजिक के थ्रू होता है, डांस के थ्रू होता है, पोइट्री के थ्रू होता है. दैट वाज मास्क. और मास्क के एक तरह से कह सकते हैं फादर डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ बेन जॉनसन थे. बेन जॉनसन डॉक्टर जॉनसन मेरे माइंड में चल रहा था. In 79 कहते द प्ले द एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन satirizes politics, love, religion या फिर human greed and folly, particularly the desire for the easy wealth. तो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, है ना. ह्यूमन ग्रीड के लिए के ऊपर है, फॉली के लिए फॉली के ऊपर है ना. क्वेश्चन नंबर 80. सी वी हैव 200 क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत मुझे लगता है 40-50 मिनट्स हो गए होंगे, तो वी विल जस्ट डू 100 क्वेश्चन टुडे. और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं 200 क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट राउंड में करवा दूंगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आगे बहुत काम आएंगे. तो इसलिए प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, क्योंकि बहुत देखो लिटरेचर का जितना भी चैनल है वो जल्दी ग्रो नहीं करता. एंड इफ यू गाइज डोंट सपोर्ट इट, इफ यू गाइज डोंट सब्सक्राइब इट, तो फिर हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा, है ना. तो प्लीज डू इट. क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है. क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं द प्ले ऑफ डचेस ऑफ माल्फी features a powerful and tragic heroine who is secretly married. Her brother opposes the marriage because of her what? Lack of beauty, her desire to marry for love, and her brother's desire to control her wealth and honor, her religion या फिर the lack of social standing. Of course right answer होगा B. ये तो सब जगह होता है ना. यू कैन नॉट जस्ट डिनाई द फैक्ट कि भाई और जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी भी लव स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना. डिपेंड करता है आप कौन से सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये सब जगह है. क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कि द शेक्सपियर सोनेट आर नंबर्ड. Sonnet 18 begins with the line, "Shall I compare thee to a summer's day?" Who is the subject of this sonnet? A dark lady, the fair youth, the poet's wife या फिर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. फेयर यूथ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत के जितने भी पोम्स हैं फेयर यूथ को डिनोट किया है. और ये जो फेयर यूथ है उसको वो कहते हैं कि भाई जल्दी से शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, है ना, ताकि तुम्हारे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, है ना, वो आगे बढ़ सके. इसलिए वो फेयर यूथ को मैरिज के बारे में बातें करते हैं, है ना. यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, आपको याद रखना है द फेयर यूथ. क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि इन शेक्सपियर सोनेट 130 द स्पीकर कंपेयर्स हिज मिस्ट्रेस टू वेरियस थिंग्स बट इन अ सैटारिकल वे. दिस इज अ पैरोडी ऑफ विच पोएटिक ट्रेडिशन? पेस्टोरल पोइट्री, द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन, विच आइडियलाइजेस द मिस्ट्रेस, या फिर मेटाफिजिकल पोइट्री, या फिर द हेरोइक कपलेट. ऑफ कोर्स राइट आंसर पेट्रार्कन सोनेट स्टाइल. बी इज द राइट आंसर, है ना. 82 का बी. 83 कहता है द फेमस लाइन when in disgrace the fortune and man's eyes is from which Shakespeare sonnet. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सोनेट 18 से लिया गया है, सोनेट 130 से लिया गया है, सोनेट 29 से लिया गया है, या फिर सोनेट 116 से लिया गया है. तो राइट आंसर होगा सोनेट नंबर 29 से ली गई है. I think I have made a video on sonnet 29, sonnet 18, sonnet 79. You should watch those videos as well if you are interested in learning sonnets. Question number 84 कहते हैं कि what is the central theme of Shakespeare sonnet 116? 116 जो sonnet है उसमें central theme क्या है? The destructive power of time है, the vanity of beauty है, the pain of unrequited love है, या फिर the eternal and unchanging nature of love है. राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा, द इटर्नल एंड अनचेंजिंग नेचर ऑफ ट्रू लव. क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं द लास्ट टू लाइन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर अ
राइमिंग कपलेट, व्हाट इज इट्स पर्पस। ये जो सोनेट सीक्वेंस है या फिर ये जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के सोनेट्स के लास्ट का दो दो कपलेट है, उसका पर्पस क्या है? टू इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया, to provide a summary, a resolution, or a final witty commentary on the preceding three quatrains, या फिर to confuse the reader, या फिर to end the poem abruptly। तो राइट आंसर बी। कुछ कॉमन सेंसिकल भी क्वेश्चंस होते हैं, तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि शेक्सपियर रोट अ टोटल हाउ मेनी सोनेट्स। ये तो बहुत इजी है, 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं द सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर जनरली एड्रेस टू whom। किसको एड्रेस किया उन्होंने? द फेयर यूथ को। बी इज द राइट आंसर। बाद बाकी द डार्क लेडी को। क्वेश्चन नंबर 88 द सोनेट फ्रॉम 127 से लेके 152 आर जनरली एड्रेस टू whom। द फेयर यूथ, द डार्क लेडी, द पोएट्स वाइफ, द राइवल पोएट। तो बी इज द राइट आंसर, द डार्क लेडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है द फाइनल कपलेट ऑफ सोनेट 18 so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives lives to thee, argues that the subject will live forever, या फिर the subject will be immortalized through the poetic verses, the subject is beautiful person, या फिर the poet is in love with the subject। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा इमोर्टलाइज कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि जब तक एक रीडर की आंखें होंगी, जब तक कोई इस पोइट्री को पढ़ेगा, तब तक तुम्हारे बारे में लोग सोचेगा, है ना। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम एंड इमोर्टैलिटी ऑफ वर्स इज अ कॉमन थीम इन विच शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के कौन से सोनेट के अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम एंड इमोर्टैलिटी की बात की गई है? सोनेट 130 से 144 के बीच में, सोनेट 18, 55 एंड 16 में, सोनेट 29 एंड 116 में, या फिर सोनेट 1 एंड 2 में। तो राइट आंसर होगा 18, 55 और 60 के अंदर। बी इज द राइट आंसर। कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोम द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन जो पोम है ना, उसका ऑथर कौन है? शेक्सपियर है, सिडनी है, स्पेंसर है, या फिर मिल्टन है? तो राइट आंसर होगा एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन बहुत फेमस है, और ये जो फेरी क्वीन है वो भी एलिजाबेथन के ऊपर लिखा गया है। एलिजाबेथ ही फेरी क्वीन है एक्चुअली में। नेक्स्ट, वैसे वो एलिगरी है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। वहां से क्वेश्चंस बनेंगे कैरेक्टर से, कौन कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नाइट्स है उसमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। द प्ले Tamburlaine the Great by Christopher Marlowe tells the story of a shepherd who rises to become a powerful and ruthless warrior. This play is famous for its use of what? The rhyming couplets, Marlowe's mighty line which is a blank verse, prose, sonnets। क्या होगा राइट आंसर 92 का? ऑफ कोर्स मार्लो की माइटी लाइन्स जो कि ब्लैंक वर्स के लिए फेमस है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 कहते हैं कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ बिंग जॉनसन्स प्ले दैट इज सेट इन लंदन एंड फीचर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्विंडल्ड बाय द कॉन आर्टिस्ट। ऑप्शन ए वॉलपोन, द अल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। देखो अनदर वर्क है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एंड बार्थलोम फेयर। क्या होगा राइट आंसर 93 का? द अल्केमिस्ट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 John Donne's poem The Flea is a famous example of a love lyric, a religious poem, a seduction poem that uses an elaborate witty conceit to argue for a sexual relationship, और ऑप्शन डी a satirical। क्या होगा राइट आंसर 94 का? सी a seduction poem that uses an elaborate witty conceit to argue for a sexual relationship। क्योंकि यहाँ पे अपनी वो प्रेमिका को कहते देखो ये जो मॉस्क्यूटो है इसने तुम्हें भी बाइट किया, मुझे भी बाइट किया, एंड नाउ हम दोनों का सोल, हम दोनों का जो प्यार है वो इसके अंदर है, एंड इफ यू किल हिम तो समझो कि वो हमारे प्यार को तुम मार रही हो, है ना। तो ये सारी के सारी कार्pe diem पोम है, सीज द डे की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 95 द पोएट हु रोट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ऑल्सो रोट अ प्रोज रोमांस टाइटल यूटोपिया, द न्यू एटलांटिस, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, या फिर द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। वैसे सी इज द राइट आंसर 95 का, बहुत फेमस वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 कहता है द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ अपीयर्स इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये कॉमेडियन है। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, हेनरी पार्ट 4 पार्ट 1 एंड हेनरी 4 पार्ट 2। तो राइट आंसर होगा डी। डी में अपीयर होता है 96 का, डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 97 कहते हैं द पोएम एपिथैलामियन इज अ वेडिंग पोएम बाय विच रेनेसां ऑथर? जॉन डन का, फिलिप सिडनी का, एडमंड स्पेंसर का या फिर विलियम शेक्सपियर का? तो राइट आंसर होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने लिखा था। एपिथैलामियन और प्रोथैलामियन दोनों इन्हीं का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 98 कहते हैं द प्ले द डचेस ऑफ माल्फी features a powerful and tragic heroine who is secretly married. Her brother opposes the marriage because of her lack of beauty, her desire to marry for love, and her brother's desire to control her wealth and honor, her religion या फिर her lack of social standing. Of course, B is the right answer. 98 का B. Question number 99 कहता है the Francis Bacon is known for his work in which field which he helped to establish a systematic method of inquiry. ऑप्शन ए पोइट्री, ड्रामा, साइंटिफिक मेथड या फिर थियोलॉजी? तो 99 का आंसर होगा द साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 100 कहते हैं द प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी, अ पेस्टोरल प्ले, अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या फिर अ हिस्टोरिकल प्ले? ऑफ कोर्स इजी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस थी ये, है ना? तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन 101 चले नेक्स्ट 101 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना? इट्स इनफ फॉर टुडे। 100 क्वेश्चन इज इनफ फॉर अ डे। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो है रेनेसां के, क्योंकि रेनेसां बहुत वास्ट टॉपिक है और जब हम ओवरऑल रेनेसां के ऊपर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट टेक्स एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस बनने चाहिए थे रेनेसां से, बट स्टिल आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बट स्टिल मैंने कोशिश किया है कि जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं वहाँ से मैं क्वेश्चंस क्रिएट करूँ, है ना? तो 100 हमने कंप्लीट कर लिया, 100 कल करने वाले हैं, है ना? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन बी अपडेटेड, है ना? आप वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।